भी की थी और जीव मात्र पर दया के लिए संदेश देने वाले भगवान महावीर की भी आज पावन जयंती है। यानी इतने महत्वपूर्ण तिथियों के साथ जुड़ा हुआ, आयोजनों के साथ जुड़ा हुआ आज का ये दिन हम सबके जीवन में एक नया उत्साह, एक नया उमंग सदैव भरता रहे और हम सब इन महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा प्राप्त करके अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कुछ कर सके, इस बात के लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं। भारत के संविधान के शिल्पी के रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया सम्मान देती है। जब भी दुनिया में गरीबों की, वंचितों की, पीड़ित मानवता की बात आएगी तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लोग बड़ी श्रद्धा और बड़े सम्मान के साथ लेते हैं, एक विश्वास के साथ लेते हैं। याद करिए, आज से 131 वर्ष पहले जब मध्य प्रदेश की मऊ छावनी में उन्होंने जन्म लिया था, उस समय का वातावरण कैसा था? छूआछूत और अस्पृश्यता की भावना। एक बालक जब स्कूल गया होगा और उस समय उनके साथ स्कूल में भेदभाव हुआ होगा, क्लास में बैठने को लेकर के भेदभाव हुआ होगा, सहपाठियों के साथ उठने बैठने को लेकर के, खाने को लेकर के भेदभाव हुआ होगा, क्लास में भेदभाव हुआ होगा। सामान्य मनुष्य होता तो टूट सकता था, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सामान्य नहीं, असामान्य थे। इसीलिए तो चुनौतियों से ही रास्ता निकाल करके स्वतंत्र भारत को एक संविधान दे गए और संविधान में कहीं भी उन्होंने ये आंच नहीं आने दी कि उनके साथ कहीं कोई अन्याय हुआ है, कोई कहीं शोषण हुआ है, कहीं भी उनके साथ अत्याचार हुआ है, ये भी नहीं आने दिया। सकारात्मक सोच हमेशा व्यक्ति को आगे बढ़ाती है। नकारात्मकता किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समाज को सदैव पतन की ओर लेके जाती है, नीचे गिराती है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की यही एक सोच हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति की महानता में निखार तब आती है जब वो चुनौतियों से अपना रास्ता बनाता है, संघर्षों से अपना रास्ता बनाता है, विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए जो अपना राह स्वयं बनाता है। यही तो महात्मा बुद्ध ने भी कहा था कि अपदीपो भव, अपना रास्ता स्वयं बनाओ, अपना दीपक स्वयं बनो और उसी को अपने जीवन का मंत्र मान करके जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उस राह को चुना। मैं विगत वर्ष भी आया था यहां पर और मैंने तब भी कहा था, अखंड भारत में उस समय दो ऐसे महापुरुष थे जो वंचितों और गरीबों की आवाज बने थे। एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे और दूसरा उन्हीं के समकालीन थे जोगेंद्रनाथ मंडल। भाइयों बहनों, दोनों की कार्य पद्धति में पवित्रता का भाव था। दोनों गरीबों और वंचितों की लड़ाई को लड़ना चाहते थे, आगे बढ़ाना चाहते थे, उनके लिए आवाज उठाते थे, संघर्ष करा चुना उन्होंने। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो कहा कि मैं आदि और अंत तक मैं भारतीय हूं, वह भारतीयता उनके जीवन में, उनके मानस में सदैव बनी रही है। और भारतीयता का वह भाव ही है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को प्रत्येक भारतीय के लिए और दुनिया के प्रत्येक पीड़ित, वंचित मानवता के लिए पूज्य बना दिया। लेकिन जोगेंद्रनाथ मंडल का नाम कितने लोग जानते हैं? याद रखना,
अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत में भारत की कानून मंत्री बने तो जोगेंद्रनाथ मंडल पाकिस्तान के कानून मंत्री बने थे। लेकिन जोगेंद्रनाथ मंडल को मात्र 3 यानी पाकिस्तान बनने के चौथे वर्ष में ही वहां से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा था, भागना पड़ा था, और फिर भारत के अंदर गुमनाम जिंदगी जी करके एक जो भारत की आजादी के महानतम योद्धा बनकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के समकक्ष ही सम्मान प्राप्त कर सकते थे, वे गुमनाम जीवन जीने के लिए मजबूर हुए थे, क्योंकि भारत के प्रति उनके दृष्टिकोण में बदलाव ने समाज को उन्हें उस नकारात्मक दृष्टिकोण की सजा भी दे दी। कोई जोगेंद्रनाथ मंडल का नाम नहीं जानता, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर स्वतंत्र भारत में देश का कोई राज्य नहीं और दुनिया का कोई बड़ा लोकतांत्रिक देश नहीं जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का स्मारक न हो, उनके नाम पर संस्था न हो, उनके नाम पर स्कॉलरशिप न हो और उनके नाम पर कोई बड़े आयोजन न होते हो। हर एक जगह है। ये हमारा सौभाग्य है। आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जो सम्मान मिलना चाहिए था, कम ज्यादा मिला, लेकिन हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को उनकी महानता के अनुरूप सम्मान देने का काम किया। पंचतीर्थ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के स्थापित करना, और उन्हीं की प्रेरणा से हम लोगों ने विगत वर्ष लखनऊ में अपने देश के यशस्वी राष्ट्रपति महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी के कर कमलों से लखनऊ में भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का एक भव्य स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने का एक निर्णय भी हम लोगों ने लिया। ये केंद्र केवल एक केंद्र नहीं होगा, यह केंद्र बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर शोध करने का एक महत्वपूर्ण स्थल भी होगा। स्कॉलरशिप राज्य सरकार उसके माध्यम से देगी, उन्हें प्रोत्साहित करेगी। जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में अब तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2020 में लागू की है, यह तो शोध के अनेक अवसर आगे बढ़ाने का कार्य करती है। और याद रखना, मौका ईश्वर सबको देता है, उस अवसर को उपलब्धियों में बदलने वाला ही महानता को प्राप्त करता है, और जो उसको गंवा देता है फिर समय कभी उसका साथ नहीं देता। एक अवसर है, हमें केंद्र और राज्य सरकार की इन सभी योजनाओं को आगे लेकर के कार्य करना होगा। आज तो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए केंद्र और राज्य सरकारें अनेक योजनाओं को लेकर काम कर रही है। एक समय था जब 2017 में हम लोग आए थे, मैंने देखा कि उससे पहले की सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति रोक दी थी। हम लोग आए कि ये सब क्यों हुआ, लेकिन आज हम लोगों ने 2017 में इसके दायरे को बढ़ाया, भारत सरकार ने इसके दायरे को और बढ़ाया, इसमें नई नई स्कीम लेकर के आए, अनेक प्रकार के कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। हमें इन योजनाओं के साथ जुड़ना होगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सपने को साकार करने के लिए अपने आप को आगे बढ़ा करके कार्य करना होगा। और यह आपका सौभाग्य है कि प्रदेश के इस केंद्रीय विश्वविद्यालय जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर स्थापित हुआ है, इस पर अध्ययन और अध्यापन दोनों का सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है। आज जब हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की इस पावन जयंती के कार्यक्रम के साथ यहां पर जुड़े हुए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के उन सपनों को साकार करने के लिए, जिन्होंने स्वतंत्र भारत के अंदर देखा था, जैसे आप प्रधानमंत्री मोदी जी नए भारत के रूप में स्थापित करने हैं, तो हमें भी नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में अपना योगदान देना होगा। मुझे लगता है कि हम सबकी सामूहिक ताकत अपने आप एक नया प्रकाश हम सबके सामने लेके आएगी। याद रखना, जब हम अकेले काम करते हैं वो हमारी अकेली ताकत होती है। हो सकता है कि उसमें हम अपना सब कुछ लगा रहे हो,
लेकिन जब पूरे समाज की ताकत मिलकर के एक साथ कार्य करती है तो उस ताकत का अपना प्रभाव होता है। मुझे याद है पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक बीमारी होती थी, वह बीमारी थी मस्तिष्क ज्वर की। 1977 से लेकर के 2017 तक इस बीमारी के कारण 40 वर्षों में 50,000 से अधिक मासूम बच्चों की मौत हुई थी, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकतर बच्चे हुआ करते थे। यानी 90% जो मौतें होती थी इसी समुदाय से होती थी। मैं 1998 में जब गोरखपुर का सांसद बना तो मैंने इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई प्रारंभ की, लेकिन हमारा फोकस तब तक केवल स्वास्थ्य विभाग तक था, स्वास्थ्य तक था। हम स्वास्थ्य विभाग को कोसते थे, स्वास्थ्य विभाग की सुविधाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करते थे। 2017 में मुझे मुख्यमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन के लिए जब मैं गया, उन्होंने कहा इंसेफ्लाइटिस की समस्या के लिए आपको कुछ एक अवसर मिला है, कुछ करना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छता इसमें एक योगदान दे सकती है। स्वच्छ भारत मिशन में हर परिवार के पास एक एक शौचालय बन जाए, जिनके पास आवास नहीं उनको आवास उपलब्ध हो जाए। और मैं लखनऊ आया, मैंने यहां पे एक अंतर विभागीय समन्वय समिति बनाई, अलग अलग विभागों को जोड़ करके। स्वास्थ्य विभाग को नोडल विभाग बनाया। स्वास्थ्य है, चिकित्सा शिक्षा है, नगर विकास है, ग्राम्य विकास और पंचायती राज है, समाज कल्याण है, दिव्यांगजन कल्याण है, इन सभी को मिलाकर के महिला और बाल विकास है। लगभग 9 विभागों को मिलाकर के मैंने एक टीम गठित की और मैंने कहा इनको कि सामूहिक रूप से सारे कार्यक्रम चलने हैं, हर दिन की रिपोर्टिंग हमारे पास होगी। स्वयंसेवी संस्थाओं को इसके साथ जोड़ा, WHO को इसके साथ जोड़ा, यूनिसेफ को इसके साथ जोड़ा, पैट जैसी संस्थाओं को जोड़ा। 40 वर्षों में 50,000 बच्चों की मौत हुई थी जिस बीमारी के कारण। मात्र 5 वर्ष में हमने उस बीमारी को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश से इंसेफ्लाइटिस से मौत नहीं होती है। सामूहिकता की ताकत में कितना बल है। जब भारत 135 करोड़ का भारत एक स्वर से बोलेगा, दुनिया में उसकी ताकत होगी। जब उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की एक आवाज होगी, उसमें एक ताकत होगी। और यही तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चाहते थे। हम उस ताकत को एक ऐसा समाज बनाएं जहां भेदभाव के लिए, छुआछूत और अस्पृश्यता के लिए कोई जगह न हो, अन्याय अत्याचार के लिए कोई जगह न हो, शोषण के लिए कोई जगह न हो। अनेक कार्यक्रम जो इस समय चल रहे हैं, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में, जहां पे जिसका घर है, ड्रोन सर्वे से टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए उस स्थान का जमीन का पट्टा ससम्मान उसके नाम पर उपलब्ध करवा दो। यही तो प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में उसे उसका हक दिलाने का काम सरकार कर रही है। आर्थिक रूप से स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए कहीं पर एक जनपद एक उत्पाद के माध्यम से, कहीं पर विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से अनेक ऐसी योजनाएं चल रही हैं, जिन योजनाओं का लाभ लेकर के प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से, अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से, समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित अनेक योजनाओं के माध्यम से इन योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है। और उन योजनाओं को उन तक पहुंचाने के लिए हम सब जानकारी रखेंगे। और मेरा तो अनुरोध होगा, यहां के कुलपति जी से मैं अनुरोध करूंगा, देखिए जो बार बार हम एक बात को कहते हैं, जहां पर लोगों के पास नॉलेज है, सैद्धांतिक नॉलेज है, थ्योरिटिकल नॉलेज है, उनके पास व्यवहारिक ज्ञान की का अभाव है। और जिनके पास व्यवहारिक ज्ञान है, उनको सैद्धांतिक ज्ञान का अभाव वहां देखने को मिलता है। हमारे विश्वविद्यालय केवल ज्ञान के आदान प्रदान के माध्यम ही ना बने, डिग्री प्रदान करने के माध्यम ना बने। मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने कुछ गांव गोद लिए हैं, लेकिन हमें इसके दायरे को बढ़ाना होगा। यहां पर
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले जितने भी छात्र छात्राएं हैं, इनको सामाजिक ज्ञान के साथ, वो किसी भी विधा से जुड़े हुए हों, वह मानविकी से हो, वे साइंस से हो, वे कॉमर्स से हो, वे इंजीनियरिंग के उससे जुड़े हुए हो, किसी भी विधा से जुड़े हुए हों, लेकिन उन्हें व्यावहारिक जानकारी के लिए समाज के बीच में जाने की आदत डालना है। समाज के साथ उनका एक जुड़ाव हो, एक आत्मीयता का भाव हो, उसके साथ जोड़ने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना। हम बहुत कुछ परिवर्तन उसके माध्यम से कर सकते हैं और मुझे विश्वास है कि निरंतरता हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और अपने विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस दिशा में हमें एक नई प्रेरणा और नया प्रकाश हम सबके सामने प्रस्तुत कर रही है। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भारत बनाने के लिए उत्तर प्रदेश उसकी शुरुआत करे, इस विश्वास के साथ आप सबका आह्वान करते हुए मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब मिलकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत बनाएंगे और उसके लिए उस प्रकार के समाज निर्माण की प्रक्रिया के साथ जुड़ेंगे। इस विश्वास के साथ विश्वविद्यालय परिवार के लिए सदैव राज्य सरकार हर प्रकार का हर संभव सहयोग प्रदान करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बहुत ही गहरे अर्थपूर्ण प्रेरणादायी संबोधन के लिए हम हृदय से आभारी हैं महोदय। मैं डॉक्टर पीपी चौधरी राजनीति शास्त्र विभाग की ओर से समूचे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आप सबका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, विशेषकर प्रमुख सचिव पर्यटन श्री मुकेश मेश्राम जी का, जिन्होंने कदम कदम पर इस आयोजन में हम लोगों का सहयोग किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।